गया है, और या फिर वॉमिटिंग अगर उसको हो रहा है, या फिर थर्ड स्टेज में, सीवियर स्टेज में, तो हम लोग फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन ऐड करते हैं और फ्लूइड ड्रिप लगाते हैं उसको। और ड्रिप में क्या लगाओगे? जो क्रिस्टलॉइड ग्रुप्स हैं, जैसे NS, RL, TNS, ये सब। और इनकी डोजिंग ये लगभग 30 ml पर kg, 30 ml पर kg। पर kg का इंट्रावेनस इन्फ्यूजन दिया जाता है। हम NS देते हैं सबसे पहले, क्रिस्टलॉइड सबसे कॉमन NS। ये जो तीनों कंडीशन मैंने बताया है, हाइपोटेंशन, सीवियर इलनेस और वोमिटिंग, हमें डिहाइड्रेशन से रोकना है, और हम उसमें NS यूज करते हैं सबसे पहले, क्रिस्टलॉइड। 30 ml पर डे, ये जो डोज है पर डे का डोज है। इतना आपको 30 ml पर kg के हिसाब से, ये एक दिन का डोज है, पर डे का है। आप दिन में उस डोज से देते रहे। फिर एक चीज तो रह गया कि ऐसे सीवियर केसेस में ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन लगा होना चाहिए। अगर फर्स्ट केस में है तब तो वो घर चला जाएगा, लेकिन अगर सेकंड और थर्ड में है तो ऑक्सीजन लगाना चाहिए। ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ देखो, इस पैथोलॉजी को ध्यान से देखो। हमने एंटीबायोटिक किसके लिए यूज किया? बैक्टीरियाज के लिए। हम IV फ्लूइड क्यों दे रहे हैं? डिहाइड्रेशन के लिए, डिहाइड्रेशन ना होने पाए पेशेंट, डिहाइड्रेट ना होने पाए। तो पॉइंट नंबर 1 बैक्टीरियाज, पॉइंट नंबर 2 अपना वैस्कुलर सिस्टम को हम लोग केयर कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन ना होने पाए। पॉइंट नंबर 3 डीऑक्सीजनेशन, हम लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर परफ्यूजन नहीं हो रहा है। जो ऑक्सीजन और CO2 का परफ्यूजन है वो नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया? पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3। और ये यहाँ होता क्या है? यहाँ होता है सूजन, यहाँ सूजन आ जाता है। तो सूजन जहाँ भी होता है वहाँ दर्द होता है। तो इसका सिम्टम भी एक होता है चेस्ट पेन, और अगर प्लूरिसी है तो सीवियर चेस्ट पेन होता रहता है। तो जो पेन होता रहता है इस सूजन की वजह से, इसके लिए हम लोग ड्रग यूज करते हैं एनाल्जेसिक, पेन किलर्स। एनाल्जेसिक्स जैसे एस्पिरिन, ये बच्चों में नहीं यूज करना, नॉट फॉर चाइल्ड। एस्पिरिन, डाइक्लोफेनक, एसिक्लोफेनक, ऐसे जो भी एनाल्जेसिक्स हैं। आप PCM भी
पैरासीटामोल, ये सारे आप ऐड कर सकते हैं। तो ये एनाल्जेसिक्स हैं पॉइंट नंबर 4। इसलिए स्वेलिंग के पेन को कम करने के लिए, पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 1 ट्रीटमेंट शेड्यूल फिर से हम लोग पैथोलॉजी से निकाल रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 एंटीबायोटिक, इसके खिलाफ, बैक्टीरिया के खिलाफ। पॉइंट नंबर 2 फ्लूइड थेरेपी, IV फ्लूइड। क्यों? क्योंकि हमें हाइपोटेंशन क्योर करना है। पॉइंट नंबर 3 ऑक्सीजन परफ्यूजन नहीं हो पा रहा है तो हम ऑक्सीजन बाहर से दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 एनाल्जेसिक्स दे रहे हैं क्योंकि पेन हो रहा है। पॉइंट नंबर, तो ये तो 4 हैं बिल्कुल एंटी न्यूमोनिया रेजिमन में। बाकी जितने ड्रग्स आप ऐड करते हैं सब सिम्टोमेटिक, कि उसको दिक्कत क्या रहा है। इस पूरी कहानी में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा अपनी तरफ से कि निमोनिया में खांसी आती है, वो आप लोगों के लिए है, छोटी मगर मोटी बातें टाइप का। निमोनिया में खांसी आती है, आपको क्या लगता है निमोनिया में अगर कोई आपको खांसी की दवा बताता है तो खांसी की सिरप कौन सी देनी चाहिए? ओके, एक कौन सी खांसी की सिरप लेनी चाहिए? मैं लिखूंगा सबके, जो सबसे अच्छा साल्ट बताएगा 1 मिनट, मुझे 5-6 लोग बताएं और जो सबसे अच्छा साल्ट बताएंगे उनको मेरी तरफ से ताली मिलेगी। ब्रोंकोडायलेटर, आशीष सेज ब्रोंकोडायलेटर। और कोई? ब्रोंकोलिटिक, ब्रोंकोलिटिक। और म्यूकोलिटिक। और कोई साल्ट नेम, कोई ब्रांड नेम, कोई दवा, कोई कुछ और। हम लोग ड्रग क्या ले रहे हैं? एंटी टसिव। एंटी टसिव कहा जाता है खांसी को। एंटी टसिव ग्रुप से दवाइयाँ मिलती हैं आपको फार्मा में। तो एंटी टसिव ड्रग में आप कौन से सबसे अच्छी दवाइयाँ यूज करेंगे? अगर आपके पास पेशेंट है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। किसी ने कहा ब्रोंकोडायलेटर, किसी ने कहा ब्रोंकोलिटिक, किसी ने कहा म्यूकोलिटिक। एनीथिंग मोर? कुछ और? बस इतना ही? किसी के पास कोई साल्ट नहीं? जी जी जी। ओके ओके। देखो 1 मिनट। ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकोलिटिक, म्यूकोलिटिक, CNS, एम्ब्रोक्सोल, ये जितनी भी ड्रग्स हैं, ये सब परफेक्टली एंटी टसिव ड्रग नहीं है। जो हम लोग खांसी के लिए, खांसी को कम करने के लिए, ये सब कफ निकालने के लिए हैं। ग्रुप में अगर जाओगे देखने तो एंटी टसिव ड्रग्स, ये सब परफेक्टली एंटी टसिव ड्रग्स नहीं हैं। ये सब आपके ब्रोंकस को साफ कर रहे हैं और वो ये है ब्रीथलेसनेस क्रिएट कराने वाला। मैं जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाल रहा हूँ, जो आप लोग ये सब मुझे बता रहे हो, और अगर आपके दिमाग में आता है कि मैं कोई और अच्छी दवा बता दूँ खांसी की, कोई जो खांसी ना आए, मतलब आप क्या खोज रहे हैं कि खांसी ना आए, कोई ऐसी दवा बता दूँ, तो इसका मतलब है कि जो मैंने 1 हफ्ते तक मेहनत किया है सब खराब है।
सब कुछ एंटीटसिव ड्रग किसे कहोगे तुम? खांसी ना आए या खांसी आए? तो मैं पूछ क्या रहा हूं? मैं ऊपर इसीलिए मैंने लिख रखा है एंटीटसिव ड्रग। एंटीटसिव मतलब खांसी को रोका जाए, वही हुआ। और तुम लोग ज्ञान बताए जा रहे हो, इसका मतलब है कि तुम 7 दिन तक कुछ नहीं किए हो। तो एंटीटसिव ड्रग मतलब होता है खांसी बंद हो जाना। मैं वही सिखाना चाह रहा हूँ जो आप लोग लर्निंग पॉइंट पे करते हैं जाके पेरीफेरी पे, वो नहीं करना है। एंटीटसिव ड्रग निमोनिया में नहीं देना, सबसे पहली बात ये। उसका कोई एक्शन नहीं है पूरे पैथोलॉजी में। यहाँ पर अगर पैथोलॉजी अच्छे से पढ़ो तो यहाँ एंटीटसिव ड्रग आप क्यों दोगे? खांसी तो रिफ्लेक्स करेगा, तो यहाँ का कफ साफ होगा, खांसी निकलेगा। जो आप म्यूकोलिटिक, ब्रोंकोडायलेटर ये सब बता रहे हैं, ये सब सही है, लेकिन ये सब एंटीटसिव ड्रग नहीं है। और मैं पूछ क्या रहा हूँ? एंटीटसिव ड्रग। और मैं इन सब की कहानी के पीछे भी मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि निमोनिया अगर है और उसको खांसी आ रही है तो आपको एंटीटसिव ड्रग नहीं ऐड करना है। ऐसी कोई सिरप नहीं देना जिससे खांसी कम हो, उसमें साल्ट चाहे यही सब पड़े हो। लेकिन अगर उसमें कोई साल्ट ऐसा पड़ा है जो खांसी के रिफ्लेक्स को रोकेगा, वो ड्रग नहीं यूज कराना है। अगर रोक दोगे तो वो कफ यहीं पड़ा रहेगा और यही सूख जाएगा, प्लग बन जाएगा इसका, और केस और सीवियर हो जाएगा। आपको ऐसी दवाइयाँ देनी हैं जो आपने यहाँ बताई हैं, म्यूकोलिटिक ड्रग्स आपको देने, लेकिन खांसी को रोकने वाली दवाइयाँ उसमें नहीं होनी चाहिए। आप इनको पिघलाकर खांसी आने दीजिए, और ये जब पिघलेगा तो खांसी से बाहर जाएगा और पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। जब ये कफ बाहर जाएगा तो परफ्यूजन होना शुरू होगा यहाँ गैस का, तो O2 और CO2 का आदान प्रदान हो पाएगा, तब पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर आप खांसी रोक दोगे तो ये म्यूकस बाहर निकल पाएगा, तो पेशेंट और खराब हो जाएगा। और करते यही है सब। वो तुरंत प्रिस्क्रिप्शन उनका कलम चलता है सिरप पे, क्योंकि MR याद करा के गया है सुबह सुबह अभी 2 घंटा पहले, और बोल के भी गया कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ 12 रख गए थे, अब तक खत्म नहीं हुआ। तो आपके दिमाग में बस MR की बात चल रही है। तो ये सारी चीजें थोड़ा निकाल कर बैठना है। और इतना सब कुछ पढ़ाने का मतलब ही यही है कि आप सोचें अपनी तरफ से कि मुझे क्या करना है, MR के इशारे पे ना चले। नहीं तो हम लोग MR से भी बदतर हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। और खासकर मैं जब कभी कुछ पूछूं तो बिल्कुल सोच लिया करो कि उसके पीछे कोई ना कोई बात होगी तभी पूछ रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको कभी नहीं मिलने वाला है। सोच समझ के तब जवाब दियो। ये सब है प्रिस्क्रिप्शन। बाकी और भी जो सिम्टम्स आते रहेंगे वो हम लोग ऐड करते हैं। और प्रिवेंशन में इसके लिए वैक्सीन भी है। निमोनिया की वैक्सीन चलती है जो प्रिवेंशन के लिए यूज है। निमोनिया वैक्सीन भी है, निमोनिया वैक्सीन भी है जो पर ईयर लगवाया पड़ता है, वंस इन अ ईयर। ये किसी भी एज में 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ होना चाहिए एज। आफ्टर 6 मंथ कभी भी हर साल लगवाना पड़ता है एंटी निमोनिया वैक्सीन, वंस इन अ ईयर। जो ओके, और क्या क्या करना चाहिए प्रिवेंशन में? एक तो वैक्सीन हो गया, प्रिवेंशन में और क्या कर सकते हो? अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसका स्मोकिंग रोक देना, सेसेशन ऑफ स्मोकिंग। दूसरा क्या कर सकते हो? बेटर न्यूट्रिशन देना चाहिए उसको, क्योंकि उसके अंदर इन्फेक्शन है, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना चाहिए। जैसे अगर IPD में है तो हम लोग फ्रूट थेरेपी देते हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले कोई पूछ रहा था कि सर कैसे जज करें, NS कब देना है, RL कब देना है। तो अगर हमें डिहाइड्रेशन के लिए यूज़ करना है तो हम लोग NS यूज़ कर देते हैं।
अगर हमें न्यूट्रिशन के लिए यूज़ करना होता है तो हम रिंगल लैक्टेट दे देते हैं, थोड़ा सा उसमें लैक्टोज होता है। तो तीसरा प्रिवेंशन क्या करना चाहिए, रिस्पायरेटरी हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए। रिस्पायरेटरी जो हाइजीन है उसको मेजर करते रहना चाहिए, वो ना खराब होने पाए। चौथा, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी लगवा देना चाहिए, इन्फ्लुएंजा ना होने पाए, और इतना सब कुछ करना चाहिए। बाकी तो आप जानते हैं, ठंडी चीज़ें नहीं खानी हैं और फ्रिज का पानी नहीं पीना है जी। हाँ, मास्क और ये सारी चीज़ें, हाँ सही कह रहे हो, मास्क यूज़ करना है, दूसरों से बात नहीं करना है, क्योंकि आपके अंदर इन्फेक्शन है, आपका ड्रॉप उसके अंदर चला जाएगा, और दूसरों के पास जाना नहीं है। पता चला आप आईपीडी में एडमिट हैं और आप ड्रिप लगा के दूसरे के बेड पे बैठे बतिया रहे हैं, सपा भाजपा हो रहा है बैठ के। अब आपका भाजपा उनके अंदर कर जा रहा है, उनका सपा उनके आपके अंदर आ रहा है। समझ पा रहे हैं पॉइंट? उसको पता नहीं कौन सी बीमारी हो तुम्हारे अंदर आ जाएगी और तुम्हारी बीमारी उसके अंदर चली जाएगी, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है। हाँ हाँ, स्टीरॉयड इसलिए यूज करते हैं ब्रोंको डायलेट कराने के लिए। जब उनको लगता है सांस नहीं जा रही है, स्टीरॉयड निमोनिया का ट्रीटमेंट नहीं है, वो इन्फ्लामेशन कम यूज करते हैं। एक्चुअली निमोनिया के प्रिस्क्रिप्शन में किसी भी बुक में लगभग स्टीरॉयड नहीं लिखा होता है, क्योंकि उससे इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, और यहाँ हो क्या रहा है, इन्फेक्शन यहाँ चाहिए आपके इम्यून सिस्टम थोड़ा ठीक रहे, और आप हाई डोज एंटीबायोटिक देते हैं यहाँ रिजल्ट लेने के लिए, और जब सांस नहीं आती है तब ब्रोंको डायलेशन कराने के लिए और इस स्वेलिंग को कम करने के लिए लोग स्टीरॉयड यूज करते हैं। तो ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं, लेकिन जैसे ही सांस में आराम हो जाता है, हमें तो सबसे अच्छा मुझे ठीक लगता है कि आप नेबुलाइज करा दें स्टीरॉयड का, तो सिस्टमिक इफेक्ट उसका नहीं जाता है और ब्रोंको डायलेशन भी हो जाता है। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन में एंटीबायोटिक्स नहीं, वो स्टीरॉयड्स नहीं आते हैं निमोनिया में। निमोनिया का मेन बेसिक प्रिस्क्रिप्शन होता है एंटीबायोटिक को सही तरीके से यूज करना। आप देखोगे कितना बड़ा एंटीबायोटिक रेजिमेंट मैंने लिखवाया है, इससे पहले भी डिजीज पढ़ा गया है, लेकिन इतना बड़ा एंटीबायोटिक रेजिमेंट नहीं आया, यहाँ बहुत बड़ा है। यहाँ मेन बात है एंटीबायोटिक सिलेक्शन, और मेन पॉइंट पे पेशेंट का स्टेज समझकर उसको हिसाब से लगाना। स्टीरॉइड्स का यूज बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं है, क्योंकि हम सिम्टम नहीं दूर कर रहे हैं, हम केस दूर कर रहे हैं। ये कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, यहाँ बैक्टीरिया है और हमें पता है कि बैक्टीरिया है, उसी वजह से स्वेलिंग हो रहा है, तो आप बैक्टीरिया को मार दीजिए। अब ये बात है कि ये तो ट्रीटमेंट हुआ, ये ट्रीटमेंट अगर फेल हो जाए, सारा ट्रीटमेंट अगर फेल हो जाए, या ट्रीटमेंट कोई ना ले, या ट्रीटमेंट किसी को प्रोवाइड ना हो पाए, तो क्या होगा? क्या होगा? निमोनिया का कॉम्प्लिकेशन। अब निमोनिया का कॉम्प्लिकेशन क्या है? अगर यहाँ निमोनिया है और इस निमोनिया को कंट्रोल नहीं किया गया है, तो यहाँ के बैक्टीरिया इस पूरे पोर्शन को खा लेंगे, और फिर यहाँ क्या भर जाएगा? पस। यहाँ पस फिलिंग हो जाएगा, और किसी एक पॉकेट में पस फिलिंग को क्या कहते हैं? एब्सेस। क्या कहते हैं उसको? एब्सेस। तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है लंग एब्सेस। लंग एब्सेस। हो सकता है कि जो यहाँ इन्फेक्शन हुआ है, यहाँ इन्फेक्शन हुआ है, ये डायरेक्ट चैनल यहाँ से आपके जुड़ जाए ब्लड स्ट्रीम से, और ये बैक्टीरिया आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाए,
ब्लड स्ट्रीम में आए और ब्लड स्ट्रीम से आपके दूसरे ब्रांचेस में आकर ट्रैकिया ऑर्टा में इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा कहीं से भी आकर हार्ट में चली जाए और हार्ट से पूरे सिस्टम में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेप्सिस, सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया। सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन होना, पस का इन्फेक्शन होना, और मिया मतलब ब्लड, मतलब सारे बैक्टीरिया जो थे इन्फेक्शन क्रिएट करने वाले वो पूरे सिस्टम में चले गए। अब जो कॉज यहाँ चल रहा था वो अब पूरे सिस्टम में कहीं भी चल सकता है, पूरा ब्लड जहरीला हो गया है। तो ये कॉम्प्लिकेशन है सेप्टिसीमिया। अगर ये कंसोलिडेट होता रहे, लंग कंसोलिडेट होता रहे और पूरे लंग में निमोनिया हो जाए, धीरे धीरे पूरा लंग कंसोलिडेट हो जाए, तो ये पूरा का पूरा लंग क्या हो जाएगा? काम करने में फेल हो जाएगा, अब बिल्कुल सांस नहीं आएगी। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं लंग फेलुअर। ये लंग फेलुअर हो जाएगा, लंग फेलुअर। और ब्लड की इनसफिशियंसी किडनी को बहुत देर तक, जितना इनसफिशियंट ब्लड होगा उतना यहाँ भी किडनी को भी ब्लड इनसफिशियंट मिलेगा। और किडनी सेंसिटिव ऑर्गन, किडनी को बहुत देर तक इनसफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन झेलने से, दूसरा चीज अगर बैक्टीरिया जाकर वहाँ चले जाएं, लग जाएं, जो ब्लड स्ट्रीम में आ गए, इन दोनों कारण से किडनी फेल हो सकती है। तो कॉम्प्लिकेशन